हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शोमराज मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियोज़ में। तो आज ना मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ, जो कि जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कि वो लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, और मैं आज अपलोड भी कर रहा हूँ। धीरे-धीरे करके आपको वीडियोज़ मिलती जाएँगी। क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th जो भी हिस्ट्री की बुक्स हैं जिनको अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, वो यूट्यूब के थ्रू आराम से आप लोग समझ भी सकते हैं, और साथ में आप इसका मतलब आपको क्या है कि इसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 6 टू लेकर 12 तक बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स रीड कीजिए। दूसरी चीज़ ये, जो क्लास 6 और 7 क्लास से 6 से लेकर जो 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोग आसानी से इस वीडियो को देखकर जो उनको चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, वो इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए आज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक लेकर आया हूँ मैं। तो हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है क्लास 6 का। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक है ये। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका 11, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास अवेलेबल है, तो आप बुक्स में देखते जाइए और समझते जाइए। लेकिन जिनके पास बुक्स नहीं है, केवल ओरली समझिए, अपनी सारी कॉपी किताब अगर जो भी है उठा के रख दीजिए। आप लोग आराम से सुनिए कथा की तरह और आनंद उठाइए। देखिए चैप्टर का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। रशीदा का जो क्वेश्चन है ये इंट्रो पार्ट में दिया हुआ है। ब्लैक ऑरेंज कलर का इसका शेडो है। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा अखबार पढ़ रही थी। सडनली, अचानक क्या हुआ, हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसकी जो आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वॉन्डर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। उसने एक हेडलाइन पढ़ी कि 100 साल पहले। तो हाउ शी वॉन्डर्ड, ये कैसे हुआ। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स, उसको ये लगा कि ये कब कैसे हुआ होगा, 100 साल पहले क्या चीज हुई होगी, ये लोगों को कैसे मालूम पड़ा। क्या कोई पता लगा सकता है 100 साल पहले ऐसे कैसे हुआ। तो चलो देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। आगे बढ़ते, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, चेक करते हैं कैसे क्या हुआ होगा। यस्टरडे, कल की बात है। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। मतलब आपने देखा होगा, पढ़ ये सुना होगा। यू कुड लिसन टू द रेडियो, आपने लिसन कभी रेडियो वगैरह सुना होगा। वॉच टेलीविजन, टेलीविजन टेलीविजन देखा होगा। रीड अ न्यूज़पेपर, अखबार भी पढ़ा होगा। लास्ट ईयर, अगले साल। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। आप अगर लोगों से पूछो तो है ना, आप ये पूछ सकते हो कि 1 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ। लेकिन अगर किसी से आप ये पूछोगे कि 100 साल पहले हुआ क्या हुआ, तो वो आपको बता पाएगा। लेकिन हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि 100 साल। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल होता है कि वो इतनी काफ़ी पुरानी चीज़ें भी बता सकते हैं। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो हम ये चेक करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे बता सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ये आप लोगों को मालूम है कैसे मिलती होगी, या तो आपको पेरेंट्स के थ्रू मिलती होगी, या ग्रैंड फादर्स के थ्रू मिलती होगी, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके थ्रू मिलती होगी, या कहीं से आप पढ़ते होंगे तो उस चीज़ के थ्रू मिलती है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कई तरह की चीज़ें जिनसे हमें ये मालूम पड़ता है कि पास्ट में क्या हुआ हो। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वर, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, वो किस तरीके के घर में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे वी कैन फाइंड आउट अबाउट, हम इसकी बात पढ़ते हैं किसके बारे में, लिव्स ऑफ हंटर्स, शिकारी वगैरह रहते थे। रीडर्स, फार्मर्स वगैरह तो जो किसान वगैरह थे। रूलर्स, राज करने वाले। मर्चेंट्स, जो व्यापारी वगैरह हुआ करते थे। प्रीस्ट, यानी कि पुजारी वगैरह। क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार वगैरह जो हुआ करते थे। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। ये लोग कहाँ से आए, क्या मतलब उस तरीके उस टाइम पर रहते थे या नहीं रहते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और ये भी देखेंगे हम इस चैप्टर में कि उस टाइम के जो बच्चे थे वो किस टाइप का गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हियर्ड, किस तरीके की स्टोरी सुनते थे। द प्ले दे सॉ, मतलब किस तरीके का क्या करते थे। द प्ले दे शो, किस तरीके का गेम देखा करते थे। द सॉन्ग दे सैंग, वो किस तरीके का गाना गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ पर लोग रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड। तो पेज नंबर सेकंड पर आपको क्या करना है, नर्मदा जो नदी है उसको आपको फाइंड करना है मैप में। पीपल हैव लिव्ड along the banks of the rivers for several hundred
1000 ईयर्स, मतलब जो लोग वगैरह रहते थे वो नदी किनारे रहा करते थे। लगभग बात करें 700,000 ईयर्स, लगभग 1000 साल पहले 100,000 ईयर्स दिया है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु lived here were skilled gatherers। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो अर्लीस्ट पीपल थे हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। मतलब फिर क्या हुआ कि लोग इकट्ठा होने स्टार्ट हुए, और किसके किसकी तलाश में इकट्ठा होने स्टार्ट होते थे, वो फूड की तलाश में। पीपल हु गैदर देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो खाने के लिए किस पर निर्भर रहते थे, आमतौर पर जंगलों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि जंगल से ही उन्हें क्या मिलता था, ये सारी चीजें मिलती थी। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, उसके अलावा क्या करते थे, हंटेड करते थे एनिमल्स को, मतलब शिकार किया करते थे जानवर का। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड क्रिथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट जो साइड है, वहां पर आपको दो पहाड़ियां मिलती हैं, एक सुलेमान और कौन सी, किरथर। इनका कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत बार नाम आता है, सुलेमान और किरथर। ये जो नदी है, यहाँ पर क्या हुआ था ना, सॉरी नदी बोल रहा हूँ, पहाड़ियां हैं, इन पर क्या हुआ था। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। मतलब लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पर लोग रह करते थे, और हमें सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से ही ये जानकारी मिली कि वहाँ के जो लोग थे सबसे पहले क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। वहां से बल्कि कुछ अवशेष मिले हैं, जो खोज करता है उन्होंने वहां से निकाले, आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, उनको मिले हैं ये सबूत मिले हैं कि जो सुलेमान और किरतन पहाड़ियों के बीच में क्या हुआ करता था, खेती की जाती थी। और खेती के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे पहले जो खेती, सब पहले जो खेती की गई, वो खेती की गई थी जौ की, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप गॉड एंड कैटल। इसके अलावा लोग जानवर भी पालते थे। कौन कौन से, शीप यानी कि भेड़, गॉड बकरी, और कैटल मवेशी वगैरह जो करते थे। एंड लिव्ड इन विलेज, और जंगलों में, और सॉरी गाँव में रहा करते थे। लोकेट द गारो हिल्स, आपको गारो की पहाड़ी देखनी है, टू द नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। एंड द विंध्या इन सेंट्रल इंडिया, और विंध्या को आपको देखना है जो कि सेंट्रल इंडिया में है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये भी कुछ एरियाज ऐसी हैं जहां पर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आउट टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। सबसे पहले जो चावल मिला हमें वो कहाँ पर मिला, मतलब राइस के बारे में जो जानकारी मिली, वह फर्स्ट ग्रोन, सबसे पहले जहां पर चावल उगाया गया था वो कहां पर उगाया था, नॉर्थ में, विंध्या में। नॉर्थ में विंध्या पर्वत के बीच में उसका, मतलब वहां पर उसकी खेती की गई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, आपको ट्रेस करना है, देखना है मैप में कि कौन कौन सी नदी, इंडस रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज को देखना है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या हुआ करती थी, छोटी मोटी नदियां करती थी, जो बड़ी बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती थी। अबाउट, अब आगे आते हैं, अबाउट 4700 ईयर्स है, मतलब 4700 ईयर्स है, 4700 साल पहले साहब। सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, मतलब कुछ जो सिटीज थी वो फ्लरिश्ड हो गई थी बैंक ऑफ दिस रिवर, इस नदी में। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स, मतलब 2500 ईयर्स एगो, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। मतलब 2500 साल पहले, अगर 4700 साल पहले की बात करें, मीन्स अगर 4700 ईयर्स एगो की बात करें, तो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन दिस बैंक ऑफ दिस रिवर। इस मतलब नदी वगैरह में बाढ़ आ जाने के कारण ये जो सिटीज बनी हुई थी आसपास की, वो क्या हो गई, बह गई। लेटर, उसके बाद अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स, फिर दोबारा से सिटी बनना स्टार्ट हो गई, कहाँ पर, गंगा किनारे। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, मतलब आसपास की नदियों के आसपास, एंड अलोंग द सी कोस्ट, या समुद्र के एंड अलोंग द सी कोस्ट, सी कोस्ट के आसपास भी ये नदी में जो क्या थे, बनना स्टार्ट हो गए थे सिटीज वगैरह। लोकेट दी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड दी सन। अब आपको गंगा देखना है और उसकी सहायक नदियाँ देखनी है, कहाँ कहाँ पर है मैप में। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स थ्रू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। अगर प्राचीन समय की बात करें तो द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, मतलब जो नदियाँ हैं टू द साउथ ऑफ द गंगा, वो साउथ की जो नदियाँ हैं, साउथ ऑफ द गंगा, वाज नोन एज मगध। वो किस नाम से जानी थी, मगध नाम से जानी थी। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कहाँ पर है आज के समय में, बिहार पर। इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल, वहाँ के जो, मतलब पुराने टाइम पर जो गंगा के आसपास के जो थे ना, एरिया अलोंग, आसपास का जो एरिया था गंगा के आसपास का, या उसकी सहायक नदियों के आसपास का एरिया, वो, उसको बोला जाता था मगध, जो कि आज के कहाँ पर है, बिहार में। इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल, वहाँ के जो राजा थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मगध साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार में था, क्योंकि वहाँ पर, वहाँ की जो जमीन थी, जो लैंड था, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, और मतलब वहाँ पर है ना सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती थी।
जैसे कि नदियाँ भी आसपास बहुत सारी थी, और जो जानवर थे वो भी बहुत सारे थे, हाथी वगैरह आराम से मिल जाते थे। तो वहाँ के राजाओं को कोई कमी नहीं होती थी विशेष, उनके पास सब कुछ था, उन्हें ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की। तो मगध जो अपने आप में बहुत सा पावरफुल किंगडम था। तो वहाँ के अगर ऑब्वियसली सी बात है, जब इतना पावरफुल किंगडम होगा तो राजा तो ऑब्वियसली सी पावरफुल होगा। इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, इसी तरीके से और किंगडम्स आसपास बसना स्टार्ट हो गए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अदर, इसी तरीके से जो लोग थे वो एक जगह से कहाँ जाते थे, दूसरी जगह पर जाते थे। The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journey dangerous at times. उस समय पर ये जो हिल्स हुआ करती थी, कौन कौन सी, हिमालय, डेजर्ट, रेगिस्तान, रिवर्स एंड सीज मेड, यहाँ की जर्नी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। अब जैसे सपोज दैट आप आज के टाइम पर आपको जाना है तो आप जहाज़ से जा सकते हो ना, लेकिन उस टाइम पर तो जहाज नहीं हुआ करते थे, तो बोट वगैरह जाते थे, तो कितना डेंजरस काम हुआ करता था इधर उधर जाना, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता था, लोग आराम से चल निकल लेते थे। वहाँ पर क्या था कि इन लोगों को तैरना वैरना सब आता था, निकल लेते थे ऊपर में तैरने। सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। अब क्या करने लगे कि लोग है ना एक जगह से दूसरी जगह जाते, किसकी तलाश में जाते थे, खाना वगैरह की तलाश में जाने देते। सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, अपने जीवन यापन करने के लिए लोग, एंड एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और थॉट्स, मतलब सूखापन की स्थिति पैदा हो जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिए थे, जर्नी करना स्टार्ट कर दिए थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करेंस अदर लैंड्स, इसके अलावा लोग वगैरह जो मैन हुआ करते थे वो किस में जाते थे, आर्मी वगैरह में जाते थे, कॉन्करिंग अदर लैंड्स, बाकी दूसरी जगह पर चले जाते थे। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसके अलावा जो मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी हुआ करते थे वो अपना सामान वगैरह व्यापार वगैरह करने के लिए जाते थे, जिसको अपन क्या बोलते थे, कारनावास बोलते थे। और शिप्स, और मतलब क्या करते थे वो शिप्स वगैरह से जाते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब अपना सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बेचने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, इसके अलावा जो धार्मिक हुआ करते थे, मतलब उस टाइम पर टीचर्स ऐसे नहीं हुआ करते थे, वो कहते थे रिलीजियस टीचर हुआ करते थे, जो धर्म के ऊपर क्या करते थे, उपदेश देते थे। तो रिलीजियस टीचर भी क्या करते थे, जैसे बौद्ध, हमारे जो बौद्ध गुरु हुए, यानी कि अपना महावीर स्वामी जो जैन धर्म के हुए, ठीक है, गौतम बुद्ध जी हुए, तो वो क्या करते थे, एक जगह से जाकर दूसरी जगह अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। हमारे शंकराचार्य हुए जो हिंदी धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी विशेष योगदान दिया एक रिलीजियस टीचर होने के। रिलीजियस टीचर थे तो साथ में इन्होंने धर्म का प्रचार भी किया। टाउन टू टाउन जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन दी वे, कई कई रास्ते पर रुक जाते थे, या कोई ऐसा क्या कर लेते थे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया करते थे, एडवाइस दिया करते थे लोगों को। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइव बाय स्पिरिट और एडवेंचर वियरिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, फिर क्या होने लगी, धीरे धीरे खोजें होने लगी। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, नए नए आइडियाज लोगों को आने लगे। व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ ऑडेज, आज के टाइम पर लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, मालूम है बाई बताई चल दी। लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर, एक बार पहले वाला जो मैप है उसको जरूर देखें। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas। क्या लिखा है, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज, मतलब जो बड़े बड़े पर्वत है, हिल्स है, माउंटेन्स है, और जो सीज है, फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं और सीज हैं, वो नेचुरल फ्रंटियर्स हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट के, मतलब काफ़ी मुश्किल होता था इनको पार करना। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था इन फ्रंटियर्स को पार करना, जैसे कि हिल्स हुए, काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े हिल्स हुआ करते थे, इनको आसानी से पार नहीं किया जाता था उस टाइम पर। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी जान पर खेल ही जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो उनमें जिगरा था, तो उन लोगों ने उसको भी क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, जो वैसे हिमालय पर्वत वगैरह जो हुआ करते थे उनको भी क्या कर लिया, उन्होंने क्रॉस कर लिया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, जिन्होंने फ्रंटियर्स को क्रॉस कर लिया, ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट, वो क्या आ गए, उसके आसपास के एरिया बच गए एंड सेटल्ड है, वहाँ पर क्या क्या हो गया, वो सेटल्ड हो गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड एंड कल्चर ट्रेडिशन, इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे कल्चर डेवलपमेंट हो गया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, लोगों ने नए नए रास्ते निकाल लिए, पत्थरों से पत्थर वगैरह का यूज़ करने लगे, कंपोजिंग म्यूजिक की भी शुरुआत हो गई, एंड इवन कुकिंग फूड, इसके अलावा वो खाना पकाना भी सीख गए। अब ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये लगभग ये बात करें तो बहुत पुरानी बात है, 100 ईयर्स, सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों हजारों साल। नेम ऑफ द लैंड,
जगह का नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अगर हम अपनी धरती की बात करें तो हम जिस जगह पर रहते हैं वो कौन सा भारत है। भारत को किस नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। ये जो क्वेश्चन भी आता है इसमें कि जो भारत है या इंडिया है वो कहाँ से आया है, तो वो आया है इंडस से। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको इंडस को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सिंधु बोला जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास। मतलब एटलास क्या होता है, एक मैप होता है जिसमें सारे मैप्स दिए होते हैं, उसमें आपको फाइंड करना है ईरान और ग्रीस कहाँ पर है। द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। जो ईरानीज थे और जो ग्रीक्स थे जो कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे, लगभग लगभग 2500 ईयर्स एगो। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस। अब ये क्या थे कि इंडस से बहुत ज़्यादा क्या थे, फैमिलियर्स थे। कॉल्ड इट द हिंदूज और इंडोस। इन लोगों ने जो इंडोस थे विथ द इंडोस कॉल्ड इट, उन्होंने इंडस को मतलब जो सिंधु नदी किनारे रहते थे, सिंधु घाटी के पास में रहते थे, उन लोगों को बोला था सिंधु। मतलब सिंधु लोग के नाम से जाना जाता था और इंग्लिश में बोले तो इंडस। ये लोग उनको क्या बोलते थे, हिंदोस बोलते थे। उन सा की जगह सॉरी सिंधु थे तो सा से उनका क्या निकला, हा निकला, तो सिंधु की जगह हिंदू। हिंदू और द इंडोस एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और जो आसपास की रिवर थी उनको क्या बोला गया, इंडिया बोला गया। To the east, the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest. The name Bharata was used, जो नेम था भारत वो किसके लिए यूज किया गया, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों के लिए who lived in the northwest, जो नॉर्थ वेस्ट साइड रहते थे। एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जिसका जिक्र जो है वो कहाँ पर किया गया है, ऋग्वेदा में किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जिसका वर्णन और जो ऋग्वेदा है वो कहाँ पर कब लिखा गया है, लगभग लगभग 3500 साल पहले लिखा गया। और वो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो कि आज के टाइम पर हमारे समझ में बिल्कुल नहीं है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, उसके बाद इसको देश के लिए क्या किया गया, यूज किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कहीं तरीके हैं जहाँ से हमें मालूम पड़ता है, कई तरीके होते हैं जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास्ट के बारे में। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो काफ़ी साल पहले लिखी गई है उन बुक्स से हम, जैसे कि आज हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी टाइम पहले लिखी गई है तो इससे हमें जानकारी मिल रही है। ऐसी कई तरीके की बुक हैं जिनसे हमें उनको पढ़कर उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको क्या बोला जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता था, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स उनको बोला जाता था जो कि हाथों से लिखी जाती थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ से बना, जो लैटिन वर्ड आया है मनु उससे आया है, मीनिंग हैंड, जिसका मतलब है हैंड। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जो पहले के टाइम पर किताबें थी वो हमारे कागज पर नहीं लिखी जाती थी, वो एक तरीके की पाम लीफ पर लिखी जाती थी, मतलब पत्तों की छालों पर लिखी जाती थी, पत्ते वगैरह जो पेड़ों के पत्ते वगैरह होते हैं उन पर लिखी जाती थी, पाम लीफ पर लिखी जाती थी। और ऑन दी पाम का मतलब होता है कि जो पत्तियाँ होती थी वो पाम की हुआ करती थी। और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रिज, इसके अलावा एक पेड़ हुआ करता था ब्रिज, जिसको बोला जाता था ब्रिज। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो ऐसे कुछ ब्रुज करके ऐसे कुछ नाम है उसका, उसकी छाल पर लिखा जाता था। विच ग्रोज इन दी हिमालय, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, वो जो पेड़ है उसकी वो छाल, पेड़ जो है वो कहाँ पर मिलता है, हिमालय में मिलता है। ओवर द ईयर्स, लेकिन अगर जैसे जैसे टाइम होता जाता था, मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, कई मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे थे जो किसके द्वारा खा लिए गए, कीड़ों के द्वारा खा लिए गए, मतलब उन पर दीमक वीमक लग जाती थी तो वो क्या करते थे, कटा जाते थे उस चीज़ को। सम वर डेस्ट्रॉयड, जबकि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे थे जो खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज के टाइम पर भी हमारे पास उपलब्ध है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, जो कहाँ पर रखे गए हैं, टेम्पल्स मंदिर वगैरह में रखे गए हैं, एंड मॉनेस्ट्रीज, और कहाँ पर, मॉनेस्ट्रीज में रखे गए हैं। दीज बुक्स डेल्ट डियलड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये है ना बहुत अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पर लिखी गई किताबें हैं। मतलब जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, धर्म वगैरह के बारे में दिया गया है, इसके बारे में। द लिव्स ऑफ किंग, किस तरीके के राजा किस तरीके का अपना जीवन यापन करते थे। मेडिसिन्स, और किसके बारे में, मेडिसिन्स वगैरह के बारे में दिया गया है। और साइंस के ऊपर भी किताबें लिखी गई हैं, विज्ञान। बिसाइड्स देयर वर इपिक्स, पोएम्स, प्लेस, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और काफ़ी चीज़ें जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। अदर वर्क इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल, इसके अलावा देखो संस्कृत में जो लिखी गई, इसके अलावा जो कुछ और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा, एंड तमिल, और तमिल लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन। अब इंस्क्रिप्शंस क्या हुआ करते थे, वे चीज़ें जो
पत्थरों पर लिखी जाती थी, जिसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। अब बताओ, पत्थरों पर कोई लग सकता है क्या जिससे वो चीज़ें मिट जाए? नहीं ना। कोई कीड़ा वगैरह का अगर उस पर लग जाएगा तो क्या वो उसको जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा? तो जो हार्ड स्टोन्स पर लिखा जाता था उसको क्या बोला जाता था? इंस्क्रिप्शन से बोला जाता था। दीज आर राइटिंग और रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, मतलब धातु वगैरह पर इसका लिखा जाता था। समटाइम्स king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। कब क्या होता था कि जो राजा वगैरह हुआ करते थे वो आदेश दिया करते थे, भाई आप लिख दीजिए हमारे बारे में, या हमारी कहानी वगैरह लिख दीजिए, जिससे क्या है लोग इसको पढ़ें, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करें और उसको समझे वगैरह जो भी है। There are other kinds of encryption as well, where men and women including kings and queens recorded what they did। इसके अलावा कुछ और भी इंस्क्रिप्शन थे जिनको लिखा जाता था। जैसे आपने अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ा होगा, तो अशोक ने अपने पिलर्स वगैरह में लिखवा दिए थे, तो आज भी वो पिलर्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास तो नहीं खैर रखे हुए, आप उनको जाकर देख सकते हैं, उनको उसकी भाषा भी देख सकते हैं, शायद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है वो, है ना। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, मतलब राजा वगैरह हुआ करते थे, क्वीन वगैरह हुआ करते थे, वो उनको पत्थरों पर लिखवा देते थे उन्होंने जो किया है, मतलब जो युद्ध वगैरह वो जीते हैं तो उनको लिखवा दिया कि हमने इस टाइम पर ये युद्ध जीता। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन इंडिया, जैसे बता दिया उन्होंने कि एक एग्जाम्पल ऐसे दिया कि जैसे राजा के लिए लिख दिया जाता था कि राजा ने ये क्षेत्र जीता है, ये युद्ध हुआ, इस कंट्री से युद्ध हुआ वगैरह वगैरह। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो पास्ट में आए। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इस चीज़ के बारे में स्टडी करता है, यानी कि पास्ट के बारे में अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। इसके अलावा वो स्टडी करते हैं किसकी? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये कि मतलब ये इमारत कितने वर्ष पुरानी है। अब कहीं चले गए, जैसे हड़प्पा सभ्यता हुआ, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कई तरह की ऐसी बिल्डिंग्स जो काफ़ी पुरानी है, और इसके बारे में अध्ययन कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, इसके अलावा वो क्या करते हैं? पत्थर वगैरह के बारे में पता करते हैं, कितने साल पुराना है। ब्रिक्स, ईंट कितनी पुरानी है। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, जो भी पेंटिंग्स वगैरह वो कितने साल पुराने हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, इनका काम भी क्या होता है? इसके अलावा वो एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सकेवेट करते हैं, किसको? डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वीपन, पॉट्स, पेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। इसके अलावा देखो वो क्या करते हैं, वो लोगों का काम क्या होता है आर्कियोलॉजिस्ट का? वो जमीन भी खोद कर देखते हैं कि उस जमीन में क्या क्या गड़ा हुआ है, जैसे कि वीपन्स हैं, टूल्स हैं, बहुत पुराने पुराने वीपन्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स भी मिलती हैं। अब आप म्यूजियम में जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सब कौन खोजता है? आर्कियोलॉजिस्ट का काम रहता है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसके बने हुए हैं? पत्थरों के, क्योंकि उस टाइम पर मेटल्स वगैरह का, जैसे कि अपन अगर बात करें पुरापाषाण काल की, है ना, तो पुरापाषाण काल में क्या हुआ था कि जितने भी उस टाइम पर लोहा की तो खोज हुई नहीं थी, तो जितने भी औजार वगैरह थे, सब जितने भी टूल्स ऑर्नामेंट्स वगैरह थे वो किसके थे? स्टोन्स के थे मोस्टली। तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो बोन, बेक्ड के, क्ले वगैरह के, मतलब पकी हुई मिट्टी के बनाए जाते थे, और मेटल ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिव सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो हार्ड थे, इम्प्रेसिव सब्सटेंस थे, और काफ़ी टाइम तक वो रह गए। बाकी की कुछ चीज़ें थी ऐसी जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे जो क्या हो गए? धीरे धीरे खत्म हो गए थे। Archaeologist also looks for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। Archaeologist इसके अलावा कई तरीके के also look for bones, हड्डियाँ वगैरह मिली हैं उन लोगों को, एनिमल्स की, बर्ड्स की एंड फिश की, टू फाइंड आउट what people ate in the past। और इससे ये जानकारी मिली कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। Plants remain survive for far more really। If seeds of grain or piece of wood have been burned, they survive in a chat form। इसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह थे, रिमेन सरफाइस फॉर मोर रियरली, मतलब बहुत कम पाए जाते थे प्लांट्स वगैरह, मतलब प्लांट्स वगैरह को खा लेते थे। तो फिर उसके बाद क्या करते थे वो लोग? इफ सीड्स ऑफ ग्रेन, उन्होंने क्या करना, जो बीज वगैरह हुए थे उससे उन्होंने सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, मतलब इस तरीके की चीज़ें मिली हैं कि जिस सीड्स, बीज वगैरह मिले हुए हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ा कि पुराने टाइम पर लोग क्या करते थे, किस तरह की खेती बाड़ी किया करते थे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन इतिहासकार जो थे, जो डेट इज स्कॉलर्स, जिनको स्कॉलर्स बोला जाता है, हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट का अध्ययन करते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। इन्होंने कई तरीके के जो सोर्स है वो कहाँ से प्राप्त किए? मैन्युस्क्रिप्ट से प्राप्त किए, इंस्क्रिप्शन से भी और आर्कियोलॉजिकल से भी इन्होंने फाइंड किया। वन सोर्स आर फाउंड, एक और तरीके का हमें सोर्स मिला है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी डिस्कवर इट बिट बाय बिट। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट है वो एक तरीके का इसका काम करते हैं, डिटेक्टिव का काम करते हैं। वी यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट व्हाट द पास्ट। इनके क्या कहते हैं, इन लोगों को ये जानना, मतलब इसके पीछे पड़े रहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, तो कई तरीके के क्लू ये ढूंढते रहते हैं।
वन पास्ट और मेनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस बुक का टाइटल पढ़ा? अवर पास्ट। इस टाइटल का इस बुक का टाइटल, इस चैप्टर का टाइटल क्या था? अवर पास्ट, यानी कि पास्ट कैसा था। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। क्योंकि पास्ट का मतलब अलग लोगों के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ herders of farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. मतलब चलो अभी इसको करवाते हैं।